बाबर आजम की कैप्टनसी से रेजिग्नेशन के बाद अलग-अलग बातें उठ रही हैं। नए कैप्टनसी कैंडिडेट्स के बारे में बातें चल रही हैं। यूनिस खान ने कहा कि भाई फखर जमान को कैप्टन बना दो। बासित अली साहब कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बना दो। तो एक सेक्शन का मानना है कि भाई ये सही टाइम है किसी यंग कैप्टन सईम अयूब या मोहम्मद हारिस को कैप्टन बना दो। कुछ का कहना है कि शाहीन के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी तो शाहीन को कैप्टन बना दो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक एक्सक्लूसिव खबर जो कि मैंने कंफर्म किया है कि सही है। और वो खबर ये है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी गई उसमें सबसे बड़ा हाथ है गैरी कर्स्टन साहब का। गैरी कर्स्टन का ऐसा मानना है कि वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी पीसीबी को, और उस डिटेल रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली ये बात कन्वे की थी कि फिलहाल बाबर आजम कैप्टन होते हुए भी वो सबके कैप्टन नहीं है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के कैप्टन है, वो उस ग्रुप के लीडर हैं। और एक टीम में जब कोई कैप्टन हो तो उसे सारे ग्रुप्स को साथ लेकर चलना होता है, अगर टीम में ग्रुप्स हो तो भी। लेकिन बाबर आजम के अंदर ये हैंडलिंग कैपेबिलिटी नहीं थी। बाबर आजम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे कुछ लोगों के मामले में। उसके अलावा हार्ड डिसीजंस बाबर आजम को लेने नहीं आते, जो गैरी कस्टर ने कहा। इवन ड्यूरिंग द यूएसए सुपर ओवर, अगर मैच सुपर ओवर तक भी चली गई थी तो फिर पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि भाई वी गॉट आउट ऑफ जेल, अब वापस बराबरी का मैच है, दोनों को एक एक ओवर खेलना है, तो मैच हम यहाँ से बचा सकते हैं। लेकिन बाबर आजम वहाँ काफी नर्वस थे, स्पेशली जब बॉलिंग चेंज डिसाइड करना था। तो शाहीन शाह अफरीदी जो रेगुलरली पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर रहे हैं उसको छोड़ के उन्होंने मोहम्मद आमिर को बैक किया। मोहम्मद आमिर ने जब 18 रन दे दिए तब भी बाबर आजम कंफ्यूज थे कि कौन सा प्लेयर जाना चाहिए, कौन फेसिंग करना चाहिए। तो गैरी कर्स्टन का कहना है कि वो काफी इनडिसाइसिव हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग काफी कम है। और यही रीजन है कि गैरी कर्स्टन ने प्रपोज किया कि एटलीस्ट टी20s में बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको ओडीआई में कंटिन्यू करना चाहते हो आप तो कर लो, लेकिन टी20s में जहाँ पे क्विक डिसीजन लेने हैं, हार्ड डिसीजंस लेने हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस लेने हैं, वहां पे बाबर आजम काफी पिछड़े हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बाद भी पीसीबी बाबर आजम को हटाने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ्रैंकली इस टाइम उनके पास कैप्टनसी कैंडिडेट्स हैं ही नहीं। इसीलिए पीसीबी चाहता था कि एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम कंटिन्यू करें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होम कंडीशंस में होनी है। तो उनका कहना था कि शायद बाबर आजम की कैप्टनसी में होम सीरीज हो जाए। लेकिन बाबर आजम कनेक्शन कैंप के बाद वापस उस मूड में आ गए थे जैसे ही इज द लीडर, ही इज, मतलब कि वो वापस उसी एटीट्यूड में आ गए थे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपने कंडीशंस रखने शुरू हो गए थे। और पीसीबी का ऐसा मानना था कि हम अगर इन्हें कैप्टनसी दे रहे हैं तो एक तरीके से इन पे एहसान कर रहे हैं, इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी हम इन्हें कैप्टनसी दे रहे हैं। लेकिन बाबर आजम शायद इस टाइम या तो उनके आसपास बहुत यस मैन है, या आप कह सकते हो कि वो शायद उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है जहां वो समझना चाहते हैं। उन्हें जब बताया गया कि भाई आप कैप्टन तो रहेंगे, लेकिन अब आपकी मर्जी के हिसाब से आपको सारे प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, हम बेस्ट परफॉर्मर सेलेक्ट करेंगे, आपको उनके साथ एडजस्ट करना होगा। तो शायद बाबर आजम इतने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर एग्रीमेंट में नहीं थे। और गैरी कर्स्टन ने क्लियर कर दिया था स्टांस कि भाई मैं टी20 में तो एटलीस्ट दूसरा कैप्टन चाहता हूँ, ओडीआईज में इनको करना है तो करो। और बाबर आजम इस चीज को लेकर श्योर थे कि भाई उन्हें कैप्टनसी चाहिए तो पूरी। इनफैक्ट बाबर दी आजम अभी फिलहाल टेस्ट कैप्टनसी को लेकर भी परेशान है कि वापस उनको चाहिए। तो ये चीजें पीसीबी और बाबर आजम के बीच बहुत बड़ा गैप क्रिएट करती चली गई, और यही रीजन था कि इवेंचुअली बाबर आजम को बोल दिया गया, कन्वे कर दिया गया कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मीट नहीं हो सकती। उस टाइम से बाबर आजम इस बारे में सोच रहे थे, और इवेंचुअली उन्होंने एक मैं नहीं कहूंगा कि बहुत प्रोफेशनल तरीका था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे या शायद वो एड्रेस कर सकते थे अपनी ट्वीट में या अपने पोस्ट में पीसीबी को, लेकिन उन्होंने डियर फैंस, सिर्फ फैंस को एड्रेस किया है कि मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ। एनीवेज, जो भी उनकी कैप्टनसी की डिसीजन थी पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि बॉब्जी द किंग ने टीम को बर्बाद कर रखा था। लेकिन अब सवाल है कि नेक्स्ट कैप्टन कौन बनेगा। पाकिस्तान में जो भी डोमेस्टिक सीरीज हुई है जिसमें ये सारे बड़े प्लेयर्स खेले हैं, उसमें जो भी टीम जीती है उसका कैप्टन शादाब खान रहे हैं, लेकिन वो खुद इतना घटिया परफॉर्मर है कि उनको टीम में कौन लाए। अभी आपने देखा कि वो चैंपियंस कप जीत के रोहित शर्मा की तरह डांस करते हुए जा रहे थे। तो वो बेशरम किस्म के आदमी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान हार गई, कुछ हार गई। वो लंका प्रीमियर लीग में विकेट देके शट ऑफ कॉल देते हैं कि आ गई ना मेरी फॉर्म वापस, मुझ पे हंस रहे थे। भाई तू वर्ल्ड कप में पिटा है इंटरनेशनल टीम्स में, लंका प्रीमियर लीग में तू डम्बुला के खिलाफ विकेट लेके नाच रहा है, सीरियसली। चैंपियंस कप में तूने किसको ही हराया है? तू शाहीन बाबर इन्हीं साथ खेल रहा था, बाद में वो चले गए, वो कप जीत के तू डांस कर रहा है जैसे कि तू वर्ल्ड कप जीत गया।
तो इस तरीके के लोगों को कैप्टन बनाओगे आप, तो आप समझ जाओगे आपकी टीम कहाँ जाएगी। ये इतनी इतनी बड़ी चीजों को बहुत बड़ी विक्ट्री मानते हो, कहते हैं हम लेजेंड है। तो ऐसे लोगों को कैप्टन नहीं बनाया जा सकता। रिजवान के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बात आप करोगे क्रिकेट की, वो बताएंगे कुदरत का निजाम। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि शान मसूद ही हैं जो शायद पाकिस्तान के व्हाइट बॉल कैप्टन भी बन सकते हैं नेक्स्ट। फखर जमान भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। मेरे ख्याल से व्हाइट बॉल में पाकिस्तान के लिए अभी टी20 में तो अगला वर्ल्ड कप 2026 होगा, और ओडीआई में 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक टीम बनाने हैं। तो फकर ऑल्दो ही इज 33-34 जस्ट लाइक शान, लेकिन अगले 3 साल के लिए डेफिनेटली ये कैप्टन बन सकते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये तो बेस्ट कैप्टन है, लेकिन रिजवान का नाम काफी फ्लोट कर रहा है, तो देखते हैं कि अगला कैप्टन कौन होता है। मगर ये था कुछ स्टोरी बिहाइंड बॉब्जी द किंग resigning from captaincy. Keep watching, guys. Thank you.